आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनका एक ऊंचा नाम है। हम आपको बताएं कि भारत में जहां से दूरदर्शन और एंकरिंग और वीडियो न्यूज़ ये जहां से शुरू होता है, उस दौर में जो चेहरा इस स्क्रीन से जुड़ता है वह है उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संयुक्त नागरिक जयंती महोत्सव नागपुर में हो रहा है, उसी सिलसिले में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और आज आवाज़ के स्टूडियो में हैं। सर नमस्कार, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। एक ऐसा दौर है जिस दौर में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा चुनौती भरा दौर भी कह सकते हैं। लेकिन मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं जहाँ भी आपको समझने का प्रयास करता हूँ, एमए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करते हैं, आप एमफिल करते हैं जेएनयू से, पत्रकारिता की ओर कैसे मुड़ जाते हैं? देखिए, ये एक महज संयोग था जी। कि मैं पत्रकारिता में दाखिल हुआ, क्योंकि पत्रकारिता में दाखिल होने का मेरा कोई पहले से प्लान नहीं था, कोई योजना अच्छा, नहीं थी। कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई? बिल्कुल, मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ समाज के लिए काम करूंगा। अच्छा। या मैं अध्यापन करते हुए यूनिवर्सिटी में अच्छा। कुछ सामाजिक काम करूंगा। लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे हादसे हुए, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया दूसरे क्षेत्र में आने के लिए। और लिखने पढ़ने का मुझे शौक पहले से था। वो तो आपकी किताबों में छलक जाता है। जी। जब बीए में पढ़ता था, उस वक्त भी देश की कुछ बहुत मशहूर पत्रिकाओं में मुझे छपने का मौका मिला। तो लिखना मेरा पहले से था, लेकिन पत्रकार बनने के लिए मैं नहीं लिखता था, अपनी बात को कहने के लिए लिखता था। जी। लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि शायद मैं यही काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं पत्रकारिता में दाखिल हुआ। क्या ऐसी कोई खास घटना घटित हुई उस वक्त कि जिसे आपको लगा कि पत्रकारिता की ओर जाना चाहिए? कोई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, क्या ऐसा कुछ है? ईमानदारी की बात यह है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पहलू था वो दूसरे क्षेत्रों में भी मैं उसको बखूबी निभा सकता था। जी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी में एक ऐसा घटनाक्रम था जिसके बाद हम यूनिवर्सिटी में जो अध्यापन की संभावना थी, उस पर विराम सा लग गया था। तो इसलिए हमने पत्रकारिता फिर इस क्षेत्र को चुन लिया आपने। उस दौर से इस दौर तक ये जो पत्रकारिता का सफ़र आपका चला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस बीच आपने इतना लेखन किया है और मैं जिसे समझता हूँ कि ये प्रति समाचार की स्थिति में आप हमेशा अपने आप को रखे हैं, क्योंकि आपने समाचार बहुत कम दिया है, आपने प्रति समाचार ज़्यादा दिया है। उसके स्टोरीज़ में, उसके समीक्षण में और आप उसके संशोधन में। आपको क्यों लगा कि खबरों के पीछे जाकर चीज़ें लिखनी चाहिए? क्यों ऐसा लगा? देखिए, उसमें एक बड़ी वजह, शुरू के दौर में जब मैं रिपोर्टर के रूप में नवभारत टाइम्स में काम करता था, जी। तो हम समाचार ही देते थे। जी। और नहीं, लेकिन हमने जो पढ़ा वो मैंने पूछ लिया। तो स्पॉट रिपोर्टिंग हमने काफ़ी की। जी। और स्पॉट रिपोर्टिंग करते हुए सबसे अधिक जो असाइनमेंट मुझे मिले, जी, मैं उन दिनों नवभारत टाइम्स के पटना एडिशन में डिप्यूट किया गया था। जी। जब नया अखबार लॉन्च हुआ पटना में, तो उन दिनों बिहार में दलितों और जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स, क्योंकि झारखंड भी उन दिनों बिहार का हिस्सा था। जी। तो उन पर हमले बहुत होते थे। अच्छा। उनके ऊपर जानलेवा हमले, उनकी किलिंग्स, मैसेकर्स और एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। ये वो दौर था जिस वक्त मैं वहाँ पर रिपोर्टर के तौर पे गया। तो जो मेरे एडिटर थे, वो अक्सर, हालांकि विचारों से हमसे वो सहमत नहीं थे, लेकिन मुझे स्पॉट पे भेजते थे वो ज़्यादा। उसकी वजह शायद ये थी कि उनको लगता था कि ये सही रिपोर्टिंग करेंगे। और उन दिनों अखबारों में कंपटीशन बहुत था। ये क्या लक्ष्मणपुर बाथे वाला जो एक बड़ा प्रकरण, उसके पहले का दौर? जी। तो उसमें क्या हुआ कि उन दिनों अखबारों में काफ़ी कंपटीशन था उन दिनों। अच्छा। कई बड़े बड़े अखबार वहाँ गए थे पटना में और उस कंपटीशन में बेहतर पत्रकारिता नवभारत टाइम्स करना चाहता था वहाँ पर, कम से कम। तो उनको लगता था कि बेहतर रिपोर्टिंग के जरिए ही हम कर सकते हैं, तो मुझे भेजा जाता था। तो पहला जो बड़ा जो हत्याकांड था दलित और पिछड़े लोगों की आबादी पर, वो उसका नाम था जिसे मैंने कवर किया,
हालांकि हत्याकांडों का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो गया था बिहार में। जी जी जी। लेकिन जिसे मैंने कवर किया वो था अरवल नरसंहार। अरवल वाला। तो अरवल 1986 में घटित हुआ था और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उसमें बच्चे भी जी जी जी। मारे गए थे, घायल हुए थे। और उसके बाद फिर नोनही नगवा, दमुहा खगड़ी और इस तरह के बहुत सारे हत्याकांड वहाँ पर बिहार में उन दिनों होते थे, जिनको मैंने कवर किया। तो उस वक्त मुझे लगता था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन दिनों चैनल नहीं थे ज़्यादा, वो सही रिपोर्टिंग अखबार में नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड लॉबी है, जो बड़े भूस्वामी हैं, जिनके पक्ष में पुलिस है, जी। शासन के बड़े बड़े मंत्री हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं अखबार वालों को और रिपोर्टरों को। और संयोगवश रिपोर्टर भी उसी बैकग्राउंड के ज़्यादा हैं, उसी तरह के हिस्सों से आते हैं जो कुलीन, अपेक्षाकृत कुलीन है, लैंडेड है, जी जी। या जिनके पास शासन में जिनकी पैठ है। तो उनकी मानसिकता, अगर वो न भी चाहें सच को उजागर, अगर वो चाहें भी कि सच को उजागर करना है, तो भी वो सच दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एक वर्ग या एक हिस्सा जो समाज का था, उसी से वो भी जुड़े हुए थे। तो जब मैंने इसको देखना शुरू किया ऑब्जेक्टिव ढंग से, तो मैं फैक्ट्स पर और अपनी ऑब्जेक्टिविटी पर ही केवल अपने को टिकाता था। जाति या धर्म या लॉबी के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि मैं बाहर से गया था। बिल्कुल। क्योंकि हमारे वो क्षेत्र भी आपके लिए नया था। तो एडिटर्स को भी लगता था कि ये तो बाहर का आदमी है, तो मुझे प्रभावित भी कोई नहीं कर सकता था। तो इस दौरान मुझे पता चला कि भारत की पत्रकारिता में बहुत सारे सच नहीं आ पाते, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वे जो बेजुबान लोग हैं, जो इस देश की बड़ी संख्या है, जिनकी बहुमत है, लेकिन उनके लोग मीडिया में नहीं हैं, उनकी आवाज़ें मीडिया में नहीं हैं। तो मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और हम लोगों ने कोशिश की बहुत सारे। क्या तब वो खबरें लग जाती थी? लगती थी, खासकर हमारे अखबारों में। कई बार नहीं भी लगती थी, लेकिन कोशिश हमारी होती थी कि जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा, कम से कम 50% से ज़्यादा हिस्सा प्रकाश में आवे। और उन दिनों चूंकि कंपटीशन अखबारों में था, जी 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 जी, तो क्योंकि तब तो चैनल थे नहीं। जी हाँ जी, तो वो रखते थे, और उसका फायदा भी उन अखबारों को मिला। तो उसका मुझे अनुभव जो था, गांव में जाने का, छोटे इलाकों में जाने का, पिछड़े इलाकों में जाने और वो जो फैक्ट फाइंडिंग्स वाला जो एक समझ बन गई थी जी, इसलिए मुझे लगाव बढ़ा धीरे धीरे जर्नलिज्म में जी। और मुझे लगा कि उन हिस्सों की आवाज़ बनना चाहिए एक पत्रकार को, जो वाकई जिनकी आवाज़ आम लोगों तक नहीं पहुंचती, बड़े लोगों तक नहीं पहुंचती, शासन में जो लोग हैं और समाज का बड़ा हिस्सा जो। लेकिन एक बात जब मैं आपको सुन रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इस स्थिति में आज कुछ बदलाव हुआ दिखता है आपको? मतलब तब भी आप कह रहे हैं कि तब भी यही था कि कोई प्रेशर बन जाता था किसी न्यूज़ को लगाने में, आज भी वैसा प्रेशर मेनस्ट्रीम मीडिया में देखते हैं आप? क्योंकि इसको तो आप कई बार शेयर करते रहते हैं। हाँ, देखिए भारत का जो मीडिया है, अब उस वक्त से आज के मीडिया का बहुत फर्क आया है, बहुत दबाव आया है जी। ये वो दौर था जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे, जब तरह तरह के जन आंदोलन समाज में उभर रहे थे जी। हर दौर में कुछ न कुछ नए ढंग के आंदोलन होते हैं। कई बार ठहराव का दौर भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में लंबे समय तक ठहराव का दौर था जी, जब कोई बड़े आंदोलन नहीं हो रहे थे। जी हाँ। लेकिन जब आंदोलन समाज में होते हैं तो उससे राजनीतिक चेतना में तो बदलाव आता ही है जी। मीडिया के अंदर भी बदलाव आते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में खासकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, अगर आप देखें आर्थिक, मतलब 1990 के बाद का हिस्सा देखें, तो एक प्रतिगामी दबाव मीडिया पर ज़्यादा बढ़ा है। यानी जनता का दबाव बढ़ने के बजाय कारपोरेट का दबाव, बड़े लोगों का दबाव इस तरह का बढ़ा है, और मीडिया एक तरह से जनता के जो एस्पिरेशंस हैं उनसे और दूर गया है। दूसरा एक पहलू भारत के मीडिया का है, जिसकी वजह से बहुत सारा सच नहीं सामने आ पाता, कि मीडिया में एक ही तरह के लोग ज़्यादा हैं, उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। अब हमारे समाज में जितनी डाइवर्सिटी आप देखते हैं वो मीडिया में नहीं मिल पाती। मीडिया में नहीं है। मीडिया में आमतौर पे जो भारत का, जिसको आप अपर कास्ट कहते हैं, उसी समाज से ज़्यादा लोग हैं। पहले भी इसी समाज से ज़्यादा लोग थे,
लेकिन उसमें ये था कि आज़ादी की लड़ाई थी, बाद में आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ता था, तो कुछ एक लोगों में राजनीतिक या सामाजिक सोच के स्तर पर एक प्रो पीपल रुझान होता था। जी। वो रुझान हाल के वर्षों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने भी खत्म कर दिया। मतलब मैं इसको ऐसा कहें कि निचले तबके की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो यहाँ नहीं दिख पाती है। नहीं दिख पाती। और ये देखिए, हमारे देश में समाज में बड़े पदों पर दलित समाज से लोग गए, ट्राइबल समाज से गए, पिछड़े समाज से गए, जी। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद हमने एफर्मेटिव एक्शन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और बाबा साहब के नेतृत्व में एक जो आवाज़ उठी, जो संविधान से लेकर के और शासन तक गई, तो आरक्षण का भी जो पहलू सामने आया, तो उसका एक असर पड़ा ये कि समाज के बहुत सारे तबके के लोग जो नहीं थे, उनको आज़ादी के बाद सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में जगह थोड़ी बहुत जी मिली। जी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जगह मिली, और उसकी वजह से, लेकिन आप देखिए मीडिया में इस तरह की आवाज़ें बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का कोई अफर्मेटिव एक्शन और फिर नहीं था। इसीलिए वो आवाज़ उभरती हुई दिखती भी नहीं है जी हाँ। वहाँ। तो ये जो मीडिया का हिस्सा है, जी। ये अजीब है कि जैसे न्यायपालिका में भारत का बड़ा हिस्सा जो समाज का है वो नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक वैसे मीडिया में नहीं है। तो एक ये आप दलित समाज से आपको बहुत सारे आईएएस दिखाई पड़ेंगे, बड़े मंत्री दिखाई पड़ेंगे, सांसद दिखाई पड़ेंगे, जी। लेकिन कोई संपादक नहीं दिखता, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना अजीब एक विडंबना है। ये आप भारत का राष्ट्रपति दलित समाज से हो सकता है, लेकिन भारत का कोई दलित समाज से संपादक नहीं होता mainstream मीडिया मतलब में। जिसे हम लोकतंत्र के स्तंभ कहते हैं, उन दो स्तंभों पर कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं तो मिली। ये एक बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। मान लीजिए न्यायपालिका में क्या कुछ क्या एक लोग गए, इसके पीछे कास्ट सिस्टम ही बड़ा फैक्टर है, या फिर क्वालिटीज बड़ा फैक्टर हो सकता है? कोई क्वालिटी कोई मेरिट नहीं फैक्टर है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो ये है कि जो वर्ण व्यवस्था अपनी समाज की है, जी जी, जो सदियों से चली आ रही है, जिसको मनवादी व्यवस्था कहा जाता है, ये वही उसी का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि मीडिया में और न्यायपालिका में किसी भी तरह का एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में भारत के कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, सकारात्मक जी जी कार्रवाई जी नहीं जी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भारत में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दुनिया के कई पूंजीवादी मुल्क या लोकतांत्रिक मुल्क जो हैं, वहाँ एफर्मेटिव एक्शन इन क्षेत्रों में भी है। लेकिन अमेरिका, आप देखिए, अमेरिका में 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया एफर्मेटिव एक्शन मीडिया में, और उसकी वजह से वहाँ की जो ब्लैक्स हैं या दूसरे जो और कम्युनिटीज़ हैं, एथनिक कम्युनिटीज़, दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन पहले के मुकाबले बढ़ा है। करीब 12-13% अमेरिका में इस तरह के समाजों के लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं वहाँ के ऑपरेस्ट। हालांकि वो इंडिया के ऑपरेस्ट की तरह नहीं है, वो दमन के इस तरह के शिकार नहीं बनते आमतौर पे, लेकिन बावजूद इसके उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया गया मीडिया में। और आज मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में करीब 5 से लेकर 6% जो रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ा है। इतना हुआ है कम से कम, भले 12-13% नहीं हुआ। और शायद खबरों के लिए भी स्पेस है वहाँ। एग्जैक्टली। वहाँ का मीडिया भी बहुत कॉर्पोरेटाइज्ड है। अपने देश के मीडिया के बारे में बहुत सारे संपादक जो देश के हैं कहते हैं कि भाई हमसे बात होती है, कहते हैं उर्मिलेश जी क्या किया जाए, हमारा मीडिया बड़ा कॉर्पोरेटाइज हो गया है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अमेरिकन मीडिया भी बहुत कॉर्पोरेटाइज है, लेकिन वहाँ तो डाइवर्सिटी है, वहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शांति और पूरी व्यवस्था दुनिया की है, उसको जो चुनौती देने वाली नीतियां हैं, जो खतरनाक नीतियां हैं पूरी दुनिया के लिए, उनके विरोध में आवाजें उठ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन अपने देश में तो मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात छोड़ दीजिए, हमारे टीवी चैनल सुबह शाम से शुरू हो जाते हैं रात तक और भजन करते रहते हैं एक ही तरह की आवाज़, सिर्फ सरकार के पक्ष में। कभी कभी बीच में कोई मामला आता है तो थोड़ी बहुत दिखती हैं चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब कि हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया यहाँ का भी है, वहाँ का भी है, लेकिन अपने देश के कॉर्पोरेट में डाइवर्सिटी नहीं है। जो डाइवर्सिटी हमें वहाँ मिलती है, उन समाजों में मिलती है जहाँ आज़ादी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, समानता के लिए, मतलब दिमागों को खोलने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो अपने यहाँ जो भारतीय वर्ण व्यवस्था है जी, वो असल में डेमोक्रेसी की शत्रु है। और भारतीय वर्ण व्यवस्था चूंकि सदियों से चली आ रही है और आज़ादी के बाद इसे टूटना चाहिए था, लेकिन ये नहीं टूटी, और नहीं टूटने की वजह से इसका रिफ्लेक्शन हर क्षेत्र में है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है इसके न टूटने का। जी, इसके न टूटने का बिल्कुल साफ यही कारण है कि जो शासन तंत्र में लोग जो डोमिनेंट जो रहे हमेशा, उन्होंने उन विमर्शों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जो आज़ादी की लड़ाई के समय विमर्श उभरे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब संविधान सौंपा जा रहा था देश की जनता को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि
हम जो मैं हूबहू उनके शब्द तो नहीं रिपीट कर पा रहा हूँ, जी। लेकिन जो लब्बो-लुबाब है, उन्होंने कहा कि आज हम राजनीतिक ऐसे जीवन में प्रवेश एक कर एक रहे हैं दुविधापूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे जहाँ हैं। एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत तो लागू हो जाएगा, जी, जी। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम समान नहीं होंगे। और अगर हमने निकट भविष्य में इस समानता को, इस अचीवमेंट को, इसको अचीव नहीं किया और असमानता को दूर नहीं किया, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस व्यवस्था को चुनौती देंगी। मुझे दुख है कि अभी तक वो सशक्त चुनौती, बदलाव के लिए जो चुनौती है, जो जिसकी तरफ संकेत किया था बाबा साहब जी, ने, जी, जी। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मतलब इसमें 2-3 मुद्दे जो जोड़े जा सकते हैं। एक तो न्यायपूर्ण शांति, जिसको हम कहें कि एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में हम लोग शामिल हो जाने चाहिए थे। हम बंधुत्व की प्रक्रिया में शामिल हो जाने चाहिए थे, जो हमारे समाज जीवन में नहीं मिल पा हम रहे। एक राष्ट्र नहीं बन सके ठीक से। जी। अगर देखा जाए तो हम राष्ट्र बनने, हमने आज़ादी की लड़ाई के बाद राष्ट्र नहीं पाया। हमने लड़ाई आज़ादी की हासिल, लड़ी आज़ादी की लड़ाई, हमें 47 में आज़ादी मिली, संविधान मिला। बाबा साहब चाहते थे कि हम एक राष्ट्र बने, सही अर्थों में नेशन, लेकिन वो कहते थे कि हम अभी नेशन बने नहीं हैं, नेशन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन उसको बाबा साहब की बातों को चूंकि एग्जीक्यूट नहीं किया गया, और जो शासन तंत्र आया उसने जिस तरह से चीज़ों को लागू करना चाहा, उससे हम एक सही अर्थों में एक नेशन जिसे कहते हैं, जो फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद यूरोप में जो उन्होंने स्वीकारा, तो वो हम नहीं अचीव कर पाए। और उसके मेन जो बाधक चीज़ थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ण व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम था, जिसने इन चीज़ों को नहीं होने दिया। अब जैसे एजुकेशन का सवाल, हेल्थ केयर का सवाल, रोजगार का सवाल, ये 3 जो बुनियादी सवाल भारतीय समाज के हैं, वहाँ पर समानता नहीं दिखती है। आप देखिए, आप आज भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है रॉटन है, और समान शिक्षा नहीं है। एग्जैक्ट। आप दुनिया के पूंजीवादी मुल्कों में जाइए, यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं जो अभी भी पूंजीवादी कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर समान शिक्षा है। कैबिनेट मंत्री और उसका ड्राइवर दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी। तो हमने वो चीज़ नहीं हासिल की। ये गैर बराबरी जो थी समाज में, उसको वर्ण व्यवस्था के जो पोषक हैं, जो आज़ाद होने के बाद भी इस देश में उसको बरकरार रखे, ये सबसे बड़ी विडंबना इस देश की। वो आमतौर पे क्या होता है, एक आरएसएस के बैठ जाते हैं, एक बीएचपी का बैठ जाता है, विश्व हिंदू परिषद का, एक बीजेपी का, 3 प्रवक्ता तो एक ही परिवार के हो जाते हैं। एक बात तो आपसे मुझे बहुत करने का मन है, लेकिन वक्त की भी पाबंदी आती है। मैं एक बात उर्मिलेश जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस समय में 2-3 बड़ी घटनाएं जो हमारे सामने आई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो जस्टिस चलमेश्वर ने जो ऑब्जेक्शन डाले, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जिस तरह से ये व्यवस्था और प्रक्रिया दी कि चीफ जस्टिस जो तय करेंगे वो फाइनल है और उन्हें इसका अधिकार है। दूसरी एक बात, हम लोग उन्नाव की घटना देखते हैं, ये भी एक बड़ा संवैधानिक मामला बनता है कि किसी स्टेट ने इतने बड़े क्राइम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना और इसमें सब लोग इन्वॉल्व होना। ये सेम चीज़ हम लोग कठुआ में भी देखते हैं। आपका कश्मीर का एक बड़ा स्टडी रहा है, कश्मीर पर आपने बहुत ज़्यादा रुक कर कश्मीर सियासत विरासत एक बड़ा पुस्तक लिखा है आपने। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको कैसे समझा जाए। आपने 2 अलग अलग सवाल किए। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मेरा ये मानना है कि भाई न्यायपालिका को लेकर एक विमर्श या एक बहस शुरू हुई है अपने देश में, खासकर हाल के इस रिजीम में जी। और ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। खासकर इससे पूरे देश की जो जनता है, जिसको न्याय व्यवस्था में विश्वास रहा है, और वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों में एक गहरी निराशा दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इसको न्यायपालिका के अंदर जो डिबेट है उसको लॉजिकल एंड पर ले जाया जाना चाहिए और एक मुकम्मल सामने आना चाहिए। क्या इसमें लेजिस्लेचर का हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए, इस पर मेरा मानना है कि समाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि न्यायपालिका सबको प्रभावित करने वाली चीज़ है, सबको सोचना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका में आखिर वो क्या समस्याएं हैं। बेसिक जो समस्या हमारी न्यायपालिका में जो मुझे दिखती है, एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे या एक जर्नलिस्ट के तौर पे, वो ये कि उसमें डाइवर्सिटी, जो सोशल डाइवर्सिटी है, उसका अभाव है। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि भारत की न्यायपालिका कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है।
जो एक काल्पनिक ईश्वरीय व्यवस्था की जाती है कि वो वैसे वो नहीं है, वो भी बिल्कुल। वैसे ही है जैसे दूसरी और व्यवस्था जी है। जी जी। तो रिप्रेजेंटेशन समाज का मिलना चाहिए, इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत की न्यायपालिका में एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो एक तो पहली बात यह है, क्योंकि आज भी भारत की भी न्यायपालिका में वो व्यवस्था नहीं लागू है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो जजों की नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है उसमें मौलिक बदलाव आना चाहिए, और उसमें न तो सरकार का जिस तरह का दखल एक ज़माने में रहा और आज भी है उस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी कोलिजियम ने जो रिकमेंड किया है उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। जी। अब सवाल इस बात का है कि मैं कोलिजियम को कोई बहुत शानदार और महान व्यवस्था नहीं मानता, लेकिन जो व्यवस्था है उसको भी सरकार ने पेंडिंग रखा हुआ है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ 2 जजों के बारे में। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या है नियुक्तियों में जजों की, उस पर राष्ट्रीय डिबेट हो, विमर्श, राष्ट्रीय मतलब आम लोग केवल डिबेट करें वो नहीं, जो गणमान्य लोग हैं पूरी दुनिया में उनकी ओर से वो विमर्श उनकी है। ओर से हो, और पूरी दुनिया की व्यवस्था को देखा जाए, शानदार जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, वहाँ कैसी व्यवस्था है और क्या वहाँ है, उस तरह से और एक बेहतर संवाद के साथ हो। दूसरा, आप जो पहलू पूछे उन्नाव और कश्मीर का, देखिए ये कश्मीर की घटना जो है कठुआ में, जो जम्मू क्षेत्र में आता है, हीरानगर इलाके में, ये जनवरी की घटना है। जी हाँ। यह भी देश के मुख्य धारा मीडिया की बहुत बड़ी विफलता है, कायरता मैं तो कहूँगा, कि ये जानते हुए कि ये घटनाक्रम कितना नृशंस है, लेकिन कुछ एक जगह केवल आवाज़ें उठी नेशनल मीडिया में, और हम लोगों ने भी आवाज़ें उठाई, खासकर दवायर पर। मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था, इसके अलावा रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन इतने दिनों तक नेशनल मीडिया जो आप लोगों के, समाज के लोगों के बेडरूम तक घुसा हुआ है, खासकर चैनल, उस पर इसे कोई जगह नहीं दी। बिल्कुल। उन्होंने शुरू में तवज्जो दिया होता जिस तरह से हम लोग उठा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा, ट्रिब्यून ने भी छापा, दवायर ने किया, और भी लोगों ने किया, द न्यूज़ क्लिक ने किया, इन लोगों ने किया, लेकिन जो बड़ा मीडिया जिसे कहते हैं, जो इसका पहुंच ज़्यादा है, उन्होंने इसको उस पर चर्चा भी नहीं कराई, बड़े चैनलों ने कभी। आज वो इशू बन गया क्योंकि उन्नाव का इशू था, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों को लगा कि ये दोनों मुद्दे हैं, तो ऑल ऑफ सडन उछल गया। लेकिन आश्चर्यजनक है कि इतनी नृशंसता, और शासन में जो लोग वहाँ पर हिस्सेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जम्मू क्षेत्र में प्रभावी हैं, वो लोग तिरंगा लेकर के अपराधियों को, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है न्यायपालिका तय करेगी कि अपराधी कौन है कौन नहीं है, लेकिन आज की तारीख में वो एक्यूज्ड हैं और उनके पक्ष में तिरंगा लेकर लोग चल रहे हैं। ये तिरंगे का ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई के सारे मूल्यों का, और इवन उसमें वकील शामिल हैं, वहाँ पर वकील जो खड़े हो गए। मैंने, आप कल्पना कीजिए कि वकीलों, जो एक समय आज़ादी की लड़ाई में वकीलों का बड़ा योगदान था, आज वकील आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लड़के, मतलब इसको कैसे विडंबना कहा जाए इसे, पटियाला हाउस कोर्ट में जाते हैं तो जेएनयू के लड़कों पर अटैक वकीलों ने किया दिल्ली में। वही हाल जम्मू में दिखा कि चार्जशीट करने जा रही है पुलिस दाखिल न्यायालय में, और वकील बीच में रास्ते में आ जाते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक पहलू है कि समाज के डिफरेंट हिस्सों को ब्रूटलाइज किया जा रहा है, क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और एंटी नेशनल बनाया जा रहा है। इसको मैं एंटी नेशन कहूँगा, क्योंकि नेशन बनने की हम प्रक्रिया में हैं, कंप्लीट हम अभी एक नेशनहुड जिसे कहते हैं, क्योंकि हमने कहा ना आपसे कि हम जाति और वर्ण व्यवस्था ने एक नेशन बनने की हमारी प्रक्रिया को रोक रखा था, स्थगित कर रखा है, और वो अभी भी प्रक्रिया जद्दोजहद में है, और उसमें ये समस्याएं और बड़ी पैदा, और उसी वक्त ये बड़े ब्रेकर्स हैं। जी हाँ। अब मैं दूसरी बात जो मैंने इससे जोड़कर आपसे जानना चाहा था कि कश्मीर की जो समस्या है, जिस पर आप सियासत और उसकी विरासत कश्मीर की, इन दोनों का आपने एक बड़ा तुलनात्मक अध्ययन किया है आपकी पुस्तक में, कश्मीर विरासत और सियासत में। इसको आप कैसा इस वक्त में भी कैसा समझ रहे हैं, क्योंकि कठुआ की घटना इस ओर भी इंगित करती है। नहीं, कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं। कश्मीर में डेमोक्रेटिक जो कंटेंट है गवर्नेंस का, वो बिल्कुल ज़ीरो है, और वहाँ पर सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकारें तो पहले भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप जो आम लोगों के जो मानवाधिकार हैं या लोगों की जो विचार है, जो लोगों का सोच है, उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। तो आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद इसलिए बढ़ रहा है कि आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं, लोगों की हिस्सेदारी नहीं बढ़ा रहे हैं गवर्नेंस में, लोगों का विश्वास टूट गया है। तो ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ज़माने में कश्मीर जो है काफ़ी हद तक शांति के करीब आ रहा था, नॉर्मलसी के करीब आ गया था,
लेकिन मोदी सरकार जब से आई है तब से कश्मीर को फिर से पटरी से एक तरह से डिरेल कर दिया गया है। जैसे पटरी से उतर जाती है ट्रेन, ठीक वैसे ही कश्मीर में शांति की प्रक्रिया पटरी से मतलब वो फिर एक बड़े तनावों का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, बहुत ही बुरा हाल है कश्मीर का इस वक्त, और मीडिया में वो छप भी नहीं रहा है, मीडिया में आ नहीं रही हैं चीज़ें। पहले मीडिया में कुछ एक चीज़ें आती थीं, लेकिन अभी बहुत कम अखबारों ऐसे हैं जो कश्मीर को कवर कर रहे हैं, और चैनल भी उसको नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्या इसकी भी कोई खास वजह, क्या ये सियासत का हिस्सा है? क्योंकि मीडिया भजन मंडली बन गया है। मीडिया का बड़ा हिस्सा जो खासकर चैनल की रिपोर्टिंग है, चैनल का जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप देखिए खासकर नेशनल चैनल की बात मैं कर रहा हूँ जो दिल्ली में ऑपरेट होते हैं, वो हर शाम 6 बजे से शुरू हो जाते हैं और 10 बजे 11 बजे रात तक भजन करते रहते हैं। एक ही तरह की आवाज़ें, एक ही तरह का मृदंग, एक ही मुद्दा, एक ही मुद्दा, एक ही ढोलक, जो भी होगा एक ही तरह। अगर कोई आप असहमति की आवाज़ उठाते हैं गवर्नेंस को लेकर, कोई नीतिगत मसले पर सवाल उठाते हैं, आपको आपकी बात अनसुनी कर दी जाएगी या आपको बुलाया नहीं जाएगा। अब आप देखिए जो भी डिबेट होती है टीवी की इन दिनों देश में, वो आमतौर पे क्या होता है, एक आरएसएस के बैठ जाते हैं, एक बीएचपी का बैठ जाता है, विश्व हिंदू परिषद का, एक बीजेपी का, 3 प्रवक्ता तो एक ही परिवार के हो जाते हैं, एक कांग्रेस का बैठ जाएगा, एक और कोई बैठ जाएगा। तो आखिर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो तो रोज़ ये आपस में शोरगुल करते हैं, कभी संसद में कभी सड़क पर, लेकिन टेलीविज़न चैनलों में किसी विषय पर आप जब तक एक बढ़िया बहस नहीं कराएंगे, इंफॉर्मेटिव, तब तक देश की जनता को आप क्या सुना रहे हैं? जो लोग कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते वो कश्मीर पर बहस करते हैं चैनलों पर और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, केवल शोर मचाते हैं। आप जनता को क्या सूचना दे रहे हो कश्मीर के बारे में? तो ये सबसे बड़ा संकट है कि चैनलों के जो निर्णायक लोग हैं, चैनलों में जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि चैनल किस लिए है, उनको मालूम नहीं है कि ये टीवी चैनल क्यों आप चला रहे हैं, और अगर मालूम भी है तो भी वो चला नहीं सकते उस तरह से, क्योंकि जो माहौल बन गया है देश में, वो जो एक प्रेशर है, सरकारी प्रेशर जिसको कहें हम, बिल्कुल कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के साथ हो गए हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक हमजोली, एक याराना ये याराना पूंजीवाद का दौर है भारत। याराना पूंजीवाद जो सीधा पत्रकारिता पर हावी हो गया है। एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब मैं वो देख रहा था आपकी पुस्तकों को, तो उसमें झारखंड पर आप लिखते हैं, आप बिहार पर लिखते हैं, आप कश्मीर पर लिखते हैं, लेकिन एक अलग से आपका लेखन जो मुझे दिखा राहुल सांकृत्यायन जी पर, और उसमें उनका व्यक्तित्व, उनका विचार और उनका संघर्ष, ये आपको क्यों राहुल सांकृत्यायन जी की ओर खींच कर लेकर चला गया? क्या एकेडमिक स्टडी के कारण या फिर कोई और कारण रहा? क्योंकि सांकृत्यायन जी का जो व्यक्तित्व है उसमें एक वामपंथी सिद्धांत ये भी दिखता है, एक बौद्ध साहित्य का सिद्धांत ये भी उनके विमर्श में आता है। आपको क्या लगा कि क्यों इस पर लिखना चाहिए? देखिए, मैं जब छोटा मैंने किशोर था जी, किशोरावस्था, तो उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ते समय मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था जी, और बड़े भाई एक कॉलेज में लेक्चरर थे, तो मैं उनकी अलमीरा से, उनके बुक सेल्फ से किताबें निकाल कर देखता रहता था। वो मना भी नहीं करते थे कि कोर्स की किताबें क्यों नहीं पढ़ते, हमारी किताबें क्यों पढ़ते हो जो बाहर की हैं। तो उन दिनों मुझे राहुल सांकृत्यायन की कुछ छोटी छोटी पुस्तिकाएं पढ़ने को मिली। अच्छा। तो जितना मैं समझ सका, मेरी उस समय जितनी सोच थी, जितनी समझ थी, तो उनकी किताबों में कुछ नई चीज़ थी और बहुत सहज भाषा होती थी और सिंपल ढंग से लिखते थे, तो मुझे नई नई जानकारी मिलती थी। और मेरी उस समय अंग्रेजी ऐसी नहीं थी कि मुझे बड़ी बड़ी किताबें मैं पढ़ सकूं, तो वो हिंदी में तमाम दुनिया भर के बारे में, अकबर के बारे में, जी जी जी, यूरोप के बारे में, मानव समाज के बारे में, ये सब मिलता था, तो मुझे बड़ी रुचि हो गई। तो उस वक्त जब मैं बड़ा हुआ, तो जब मैं रिसर्च करने को सोचा कि क्या किस विषय पर मैं हिंदी से मैं किया था, तो मेरे को था प्रेमचंद, फणेश्वरनाथ रेणु और राहुल सांकृत्यायन, 3 लोगों में कोई एक चुनना था कि जिन पर मुझे एमफिल करना है। तो जब मैं देखा तो प्रेमचंद पर बहुत काम हो चुका था और बहुत लोग हाँ, उस वक्त वो थे ही सभी के। फणेश्वरनाथ रेणु पर मेरे एक दोस्त काम कर रहे थे जी, तो मेरे सेंटर में, जिस सेंटर में मैं पढ़ता था, एमफिल पीएचडी कर रहा था जी जी, वहाँ पे लोगों ने कहा कि इस पर काम हो गया, इस पर काम हो गया, तो मैं को लगा कि तब तो राहुल जी पर काम है कि नहीं पूछा जाए। पता चला राहुल जी पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो फिर मैं तत्काल तैयार हो गया, मैंने राहुल जी पर करना है। तो राहुल जी पर करते समय चूँकि बचपन की वो यादें थी जी, तो मुझे लगा कि बड़ा ही ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, और देखिए वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और उन्होंने
ब्राह्मणिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल। और साधु रामोदर दास बनकर जीते रहे। फिर वो बौद्ध बने। जी जी। मार्क्सिस्ट भी थे। फिर उसके बाद इधर आए। वो बहुत डाइवर्स हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक खोज करते रहते हैं। जी जी। ऐसी यात्रा है उनकी पूरी जिंदगी, जिसमें वो नई नई चीजों को खोजते रहते हैं। अच्छा, वो ऐसे इंटेलेक्चुअल नहीं है कि केवल भाषण देते हैं, किताब लिखते हैं। वो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेंट भी हैं। जी बिल्कुल। पुलिस मारती है उनको लाठी से और सर फूट जाता है। वो आजादी के आंदोलन में खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो उनको अंग्रेजों की पुलिस मार करके लहूलुहान कर देती है। वो हजारीबाग जेल में बंद कर दिए जाते हैं और हजारीबाग जेल में लंबे समय तक बंद रहते हैं और फिर किताब भी लिखते हैं वहाँ से। तो एक अजीब छटपटाहट, बेचैनी भरा एक व्यक्तित्व, और मुझे बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व लगा उनका। तो मुझे लगा कि इन पर मुझे काम करना चाहिए, तो मैंने उन पर काम किया। अच्छा, तो ये मतलब एमफिल का प्रबंध है? एमफिल का प्रबंध है। ओहो, तो मतलब इस बहाने राहुल जी आ भी गए और वो फिर समझ में भी आ गए। चलिए, बहुत अच्छा। उर्मिलेश जी, आप हमारे साथ आए इस बातचीत में, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम दिल तो करता है कि आपके साथ अन्य अन्य विषयों पर ज़रा बहुत बातचीत करें, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। लेकिन मैं अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा हमारे दर्शकों से। इस वक्त आप अगर कोई एक अंतिम टिप्पणी आप अपनी शेयर करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही शेयर करूँगा कि भारत में इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है अपने देश के समक्ष, अपने डेमोक्रेसी के समक्ष, और सभी राजनीतिक जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, उनको इस खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग पूर्ण और शुद्ध हैं और पवित्र हैं और सभी लोग महान हैं। सबकी अपनी अपनी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जितनी सियासी तंजीमें हैं, राजनीतिक जो संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सबको एकजुट होकर और भारत में जो निरंकुश तंत्र बढ़ रहा है खतरनाक मंजर की तरफ, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हमारी जितनी भी आज़ादी है, जितनी भी डेमोक्रेसी है, उसको हम बचा कर रखें, क्योंकि ये बची रहेगी तभी हम इसको ज़्यादा बेहतर और बना सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको याद करने का मतलब यह है कि हम उनकी ड्रीम्स, उनके सपनों, उनके विचारों को समझें, सही अर्थों में समझें। उनके लिए केवल फूल माला न चढ़ाएं, सिर्फ उनकी स्मृति में कुछ मूर्ति न खड़ा करें, बल्कि उनके विचारों को खड़ा करें। उनके विचारों का एक ऐसा भव्य स्मारक बनाएं जो इस देश की डेमोक्रेसी को खूबसूरत बना सके और तानाशाही और निरंकुशता के हर खूंखार कदम को रोक सके। यही मुझे लगता है आज का जरूरी संदेश। जी बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा प्रकाशपुंज है जिस प्रकाशपुंज की रोशनी में हम सब उजाले की ओर जा सकते हैं, बशर्ते उर्मिलेश जी एक बात कहने जा रहे हैं कि जितनी भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, मतलब जो ताकतें ये चाहती है कि विविधता में एकता वाला जो भारत है, उस भारत को बनाए रखना है, क्योंकि एकल संस्कृति ये भारत का अंग कभी नहीं रहा और ये भारत कभी नहीं रहा। ये भारत विविधता का भारत रहा है और इस भारत की विविधता को बनाए रखते हुए इसकी एकता को उद्धृत करने वाला जो विचार है, जो संवाद है, उसे हमने डेवलप करना होगा, उसे हमने विकसित करना होगा। उर्मिलेश जी, आप हम सबके साथ आए और ये बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर, कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।